क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, कल 3 क्वेश्चन करे, तीनों कैश बजट के थे। किसके थे? अनसोल्ड चल रहे हैं। पहले वर्किंग कैपिटल के हो गए, कैश बजट के हो गए, अब रिसीवेबल स्टार्ट होगा। रिसीवेबल के क्वेश्चन है। रिसीवेबल के तो वो भी बहुत इजी थे, फॉर्मेट याद रखना, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सेल लेते थे पहले, फिर उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते थे, फिर बैड डेब्ट्स माइनस करते थे, फिर कोई दूसरी कॉस्ट होती थी वो माइनस करते थे, फिर टैक्स होता था तो टैक्स माइनस करते थे, प्रॉफिट निकालते थे, फिर उस प्रॉफिट में से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी माइनस करते थे, फिर नेट प्रॉफिट देखते थे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर हम लोग क्या लेते थे? जितने भी डेटर थे उसकी कॉस्ट ऑफ सेल क्या लेते थे? कॉस्ट ऑफ सेल को मल्टीप्लाई करते थे कितने दिन उलझे रहेंगे, तो डेज अपॉन 360, 365 आदि का 90% में 360 होता था, ठीक है। और इनटू रेट 20%, 10% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती थी उसको भी प्रॉफिट में से माइनस ही करते थे, तो फिर नेट प्रॉफिट आता था। फिर जिस प्रपोजल का नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा आता था वो प्रपोजल हम एक्सेप्ट कर लेते थे। ये परफॉर्मा याद है। फिर फैक्टरिंग के अलग तरह के क्वेश्चन थे। फैक्टरिंग में हम लोग क्या करते थे? फैक्टरिंग के अंदर हम लोग सेविंग और कॉस्ट दोनों लेते थे, ठीक है, और नेट बेनिफिट देखते थे कि फैक्टरिंग में हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी और फैक्टरिंग से हमारी सेविंग कितनी होगी। सेविंग क्या होती थी? बैड डेब्ट सेव हो जाते थे एक तो, ठीक है, एक हमारा वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था वो सेव हो जाता था, क्योंकि हमारा पैसा डेटर में उलझा नहीं रहेगा। अगर वो नॉन रिकॉर्ड से तो हाथों हाथ दे देंगे हम लोगों को, ठीक है, और हाथों हाथ दे देंगे तो बैड डेब्ट्स की रिस्क भी खत्म और पैसा भी उलझा नहीं रहेगा। लेकिन उसके अंदर फैक्टरिंग का कमीशन देना पड़ता था, तो फैक्टरिंग का कमीशन हमारी कॉस्ट हो गई, और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता था, तो फैक्टरिंग कमीशन और इंटरेस्ट हमारी कॉस्ट हो जाती थी। बैड डेब्ट्स की सेविंग और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सेविंग हमारी सेविंग हो जाती थी। वो सेविंग में से कॉस्ट हटाते थे तो नेट सेविंग आ जाती थी। फिर हम लोग क्या निकाल लेते थे? ठीक है, फिर हम ये देख लेते कि फैक्टरिंग में हमें देना चाहिए, अगर प्लस में आ गया तो फैक्टरिंग करनी चाहिए, प्लस माइनस में आया तो फैक्टरिंग नहीं करनी चाहिए। तो 2 पैटर्न के क्वेश्चन करे थे अपन ने, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। मैनेजमेंट ऑफ पेएबल्स में तो अपन ने 2 क्वेश्चन करे थे बस। उसके अंदर अपन आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने कि जो भी आप लोगों को 20 दिन 40 दिन जल्दी पेमेंट करते हो आप, ठीक है, तो उसकी वजह से जो डिस्काउंट मिलता है उसको पहले एनुअलाइज करते हैं और उस एनुअलाइज डिस्काउंट को हमारी रेट से कंपेयर करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से, हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, कि अगर वो पैसा हम पेएबल को जल्दी दे दे तो वो जो डिस्काउंट हम अवेल करेंगे वो डिस्काउंट, और अगर वही पैसा हम उनको जल्दी ना दे, हम कहीं लगा दे, तो हमें जो रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न, अगर वो वाला रिटर्न ज्यादा है उस रेट से, तो हमें पेएबल को पेमेंट जल्दी नहीं करनी चाहिए, और हमारा वाला रिटर्न कम है और वो एनुअलाइज रिटर्न ज्यादा है तो हमें पेएबल को जल्दी पेमेंट करनी चाहिए। ये सब हमारा रिवीजन पहले जो हमने किया, उसी के क्वेश्चन चलेंगे। जल्दी ये देखो, पीक्यूआर की एनुअल सेल 30 लाख है। मैं तुम्हें एक चीज बता चुका हूँ, जितना भी पास लेक्चरों में हमारा डिस्कशन हुआ है वर्किंग कैपिटल को लेकर, उसमें 2 जगह पे जहां अपन उलझे हैं, ठीक है, कि जब अपन लोग WIP निकाले तो उसके अंदर जो कॉस्ट वगैरह लेते हैं वो, ठीक है, और एक अपन लोग जब क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो उसके अंदर जो परचेज निकालते हैं वो परचेज के अंदर कभी ये मटेरियल कंज्यूम में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करता है, कभी ये नहीं करता है, ठीक है। तो उसका एक तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है, वो तरीका अभी तक सब क्वेश्चन में फिट बैठा है, अगर आगे भी फिट बैठा तो वही तरीका आप लोगों को याद रखना है। क्या तरीका? कि अगर न्यू बिजनेस हो तो ये मानता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर होंगे, अरे न्यू बिजनेस हो तो क्लोजिंग ऐड होगा लेकिन ओपनिंग लेस नहीं होगा, क्योंकि ओपनिंग होता ही नहीं है, तो उस केस में आपका जितना भी मटेरियल कंज्यूम उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना और उससे परचेज निकालना, और वो परचेज क्रेडिटर में काम आएगी। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस हो तो जितना क्लोजिंग होता है उतना ही ओपनिंग भी हो सकता है, तो ये मान लेता है कि क्लोजिंग और ओपनिंग बराबर होंगे, तो जितना मटेरियल कंज्यूम आता है उसी को ये परचेज मान लेता है और परचेज मान के सॉल्व कर देता है। मसलन कि अगर 50,000 यूनिट है और एक यूनिट 10 रुपए की है, तो 50 × 10 5 लाख को ये परचेज मान लेता है, तो मटेरियल कंज्यूम निकालते वक्त भी 5 लाख लेता है और नीचे क्रेडिटर निकालते वक्त भी 5 लाख लेता है। ये अभी तक के जितने भी डिस्कशन था उसका मोरल ऑफ द स्टोरी था, इसी को आप फॉलो करोगे अच्छे से और क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। इसमें फिर 1-2 जगह पे और नाटक करता है ये कि जैसे एक क्वेश्चन इसने कराया, उसके अंदर इसने फिनिश गुड को और डेटर के अंदर क्या ले ली, फिनिश गुड में भी टोटल कॉस्ट ले ली इसने, जबकि हम लोग फिनिश गुड में सेलिंग एक्सपेंस नहीं लेते और डेटर को हम कैश कॉस्ट में निकालते हैं, तो उसमें हम डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं लेते। लेकिन वो समझ में आया होगा कि ये गलत चल रहा है, तो इसने 2 तरीके से सॉल्व किया। आप 2 तरीके फॉलो नहीं करोगे, आप तो हमेशा डेटर किस पे ही लोगे, अनटिल एंड अनलेस कि वो साफ साफ लिख दे कि डेटर सेट सेलिंग प्राइस, तो अलग बात है, फिर अलग बात है। चलो, पीक्यूआर लिमिटेड की एनुअल सेल 30 लाख है। रिकंसिडरिंग इस प्रेजेंट कलेक्शन पॉलिसी, सोच रहा है हमारी अभी वाली कलेक्शन पॉलिसी को थोड़ा सही किया जाए। अंडरलाइन करो, अभी हमारा कलेक्शन पीरियड 50 दिन का है। कितने दिन का है? 50 दिन का। हेलो गाइस, गो टू हेल्प, ठीक है, 50 दिन का कलेक्शन पीरियड है और बैड डेब्ट्स की रिस्क हमारी 5% है। अंडरलाइन करो, कितनी है? 5%।
और कंपनी एक एक्सपेंडिचर कर रही है 30,000 का, मतलब इनको कलेक्शन वगैरह पे कितना खर्चा होता है 30,000 का। खर्चे ही खर्चे दे रखे हैं सारे, बेड डेब्स भी खर्चा है, कलेक्शन पे भी खर्चा ही होता है, और कलेक्शन पीरियड में भी हमारा पैसा उलझा रहेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है 10%। कितनी है? अब हमारा पहला ऑल्टरनेट है कि हम कलेक्शन पीरियड को 30 दिन से 50 दिन से कितना कर दे 40 दिन, और दूसरे में हम कितना कर दे 30 दिन। उससे हमारा बेड डेब्स का रिस्क कम हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 4, और उधर कितना हो जाएगा 3। लेकिन कलेक्शन के खर्चे बढ़ जाएंगे, 30 से कितने हो जाएंगे 60, और उधर कितने हो जाएंगे 95। यही होता है ना हमेशा। लेकिन ऐसा होने से सेल भी बढ़ती है, ठीक है। क्रेडिट पीरियड को कम ज़्यादा करने से सेल पे भी फर्क पड़ता है। लेकिन जितना मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। मतलब इससे सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सेल तीनों ऑल्टरनेट में मुझे सेम लेनी पड़ेगी। अब 2 मिनट मेरी बात सुनो, ठीक है। तीनों ऑल्टरनेट में मुझे क्या करनी पड़ेगी? सेम लेनी पड़ेगी। मेरी तरफ देखो 2 मिनट। एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये कि इसमें कॉस्ट नहीं दे रखी। तो जब डेटर में पैसा उलझा रहता है तो मुझे उसमें कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए। तो सेल तो इसने दे दी 3 लाख रुपए, कितनी 30 लाख रुपए। अब 30 लाख में वेरिएबल कितनी है, फिक्स कितनी है, देता था ना वो, उस पे ही तो मैं रिसीवेबल निकालता था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालूं? इसने तो मुझे दी नहीं है कॉस्ट। तो सेल पे ही लो, फिर क्या करें? फिर अपनी मर्जी थोड़ी मान लूंगा कि 80% वेरिएबल कॉस्ट होगी, 10% फिक्स कॉस्ट होगी, नहीं मान सकता। तो मेरे डेटर किस पे लूंगा? मैं सेल पे ही लूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल पे नहीं लूंगा, ठीक है। इंक्रीमेंटल अप्रोच से करना है भाई को। कैसे करना है? मैंने तुम्हें कहा है तुम नॉर्मल अप्रोच से ही चला करो, दोनों का चेन लेके इंक्रीमेंटल आ जाएगा। तो अपन लोग नॉर्मल से ही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 प्रेजेंट। तो इंक्रीमेंटल ही अप्रोच है जो अपन करेंगे। टोटल लूंगा मैं, दोनों का चेन निकालते चलूंगा, चेन से ही तो इंक्रीमेंटल आता है। प्रेजेंट, फिर उसके बाद पॉलिसी नंबर 1 और फिर पॉलिसी नंबर 2। और इंक्रीमेंटल है तो इंक्रीमेंटल या फिर चेंज, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर एक तरीका भी अपना चेंज होगा। अपन लोग सेल में से सारे खर्चे माइनस कर देते, प्रॉफिट निकाल देते, खर्चे तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो मतलब वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं ना। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं सेल ले लूंगा तो उसमें से वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट तो माइनस ही नहीं कर सकूंगा मैं, तो फिर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो मैं एक काम करता हूं, सिर्फ कॉस्ट से एनालाइज कर लेता हूं, क्योंकि कलेक्शन की कॉस्ट लग रही है, बेड डेब्स की कॉस्ट लग रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है। तो जिसमें कॉस्ट कम लग रही होगी वो अच्छा है। प्रेजेंट की भी कॉस्ट निकालता हूँ, इसकी भी कॉस्ट निकालता हूँ, और उसकी भी कॉस्ट नहीं निकालता, प्रॉफिट तो निकल ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि सेल के साथ वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट सिर्फ सेल दे रखी है। करें अपन? तो ए सारी कॉस्ट लूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले लूंगा मैं जो डायरेक्टली गिवन है, कलेक्शन कॉस्ट, कलेक्शन एक्सपेंस कितना है? 30,000 60,000 सॉरी, पर्टिकुलर भी तो बनेगा। सबसे पहले आएगी कलेक्शन कॉस्ट, कितनी है? 30 60 95। और कल कहाँ घूम रहे थे तुम तीनों बंदर हो? हाँ? वही मैं ही तो था, मैंने हाई करा था। हिंदी वाली हाई थी, कार के आगे आ गए थे तुम। अजमेरी सोडा नहीं, वहाँ थे हम तो राजा रानी पे थे, चाय पीने गए थे। हाँ वो जो चला रहा था वो तो ठोक देता तुम्हें। मैंने कहा मेरे बच्चे हैं, अभी अटेम है, दो ही सब्जेक्ट। न्यू स्कीम। तो कलेक्शन कॉस्ट में आपके 30,000 60,000 और 95,000, ठीक है। नेक्स्ट, अब बच्चों बेड डेब्स भी कॉस्ट ही हमारी, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हमारी कौन सी कॉस्ट आएगी? बेड डेब्स आएगी, ठीक है। बेड डेब्स लगेंगे मेरे सेल का 3%, 4% और 5%, ऐसे ही है ना, एक उल्टा है, मतलब 5 3 5 4 और 3। तो ब्रैकेट में ले लेते हैं 30 लाख का 5%, 4% और 3%, 1 20 और 90। अब तुम चाहो ना तो चेन निकालने के लिए ऊपर से ही सारा चेन निकालते चलो, नहीं तो नेट करके भी चेन निकालोगे तो चेंज तो वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। कलेक्शन कॉस्ट हो गई, बैड डेब्ट्स हो गई, और तीसरे नंबर पे आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या आएगी तीसरे नंबर पे? अब बच्चों मेरी बात सुनो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में तीनों की अलग अलग निकलेगी तो कैलकुलेशन उसे दिखानी पड़ेगी। तो यहां देखो, वैसे तो कॉस्ट ऑफ सेल पे होती है, लेकिन सेल पे लूंगा 30 लाख। कितने दिन है? 50 दिन। और इनटू कितना परसेंट है? 10%। 41 360 लिया है ना इसने, मतलब 360 बोला होगा ना। 365 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हो तो जो तुम तीनों में लोगे वही आएगा। कुछ नहीं बोला तो 365 ले लो। वैसे अपन वहां जब क्वेश्चन करते थे तो मैक्सिमम में 365 बोल देता था वो। एक मिनट पहले इसका देखो, इसने कुछ बोला है इसने? क्वेश्चन में तो नहीं बोला ना, तो फिर तो तुम इसके अकॉर्डिंग ही चलो। नीचे नोट वोट देखो, कुछ डाला है? अज्यूम कुछ किया है? ये तो अपन भी बोलेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है तो अपन सेल पे लेंगे। मतलब डाला है ना नोट? अच्छा, सॉल्यूशन में नोट, हाँ मतलब अज्यूम किया है। हाँ तो ले लो तुम तो 360, ठीक है। ये वैसे भी जितने भी इलस्ट्रेशन कराया ना, तो मैं सब में 360 ही लिया था, तो बाय डिफॉल्ट ये 360 लेता है। वैसे तो 365 दिन होता है, इसको कैसे जस्टिफाई करूंगे? 365 ही होते साल में तो दिन, ठीक है। अब इधर देखो, इधर भी आपका 30 लाख का ही सेल रहेगा। डेज कितने हो जाएंगे? 40, और रेट कितनी रहेगी? 10%, तो कितना आएगा? इधर भी सेल 30 लाख रहेगी, इधर 30 दिन हो जाएंगे, और इधर 10% रहेगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, टोटल कॉस्ट 1 + 2 + 3 180, और ये आएंगे 2 21 667 2 13 2 10 ठीक है। अब यहाँ ले लेते हैं, अब वो इंक्रीमेंटल का उधर फालतू ही बनाया है, इधर ही ले लेते हैं इंक्रीमेंटल, या फिर ऐसी तैसी इसकी चेंज इन कॉस्ट। अब चेंज इन कॉस्ट कैसे निकलेगी? प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं हमेशा, तो इसको इससे कंपेयर करूं तो सेविंग होगी, तो 221 से 213 पे आ गए, 8 ये चेंज हो गया, और इसको इससे कंपेयर करूं तो 11,000 की सेविंग हो जाएगी, 11,667। तो ऑल्टरनेटिव 2 ज्यादा अच्छा है, ऑल्टरनेटिव 2 ज्यादा अच्छा है। अब इसका आंसर देख लो एक बार। पेज नंबर 11। सेविंग ही हुई ना, अगर कॉस्ट में सेविंग, कॉस्ट कम लग रही है, 221 की जगह कितनी लग रही है? 213, तो सेविंग हुई। यहाँ 221 की जगह कितनी लग रही है? 210। हमेशा इंक्रीमेंटल में प्रेजेंट पॉलिसी को कंपेयर करना प्रपोज्ड से, प्रेजेंट को करना, यूं नहीं पहली प्रपोज को दूसरी प्रपोज से कर दो, प्रेजेंट को प्रपोज्ड पॉलिसी से कंपेयर करना है। तो हमारा ये ज्यादा अच्छा है ऑल्टरनेटिव, इसका भी यही आ रहा है। अब ये पागल का बच्चा क्या करता है, ऊपर से ही पूरा चेन निकालते चलता है, तुम्हारी जैसी मर्जी आए वैसे करो। मेरा तरीका है कि भाई फॉर्मेट बार बार चेंज ना हो तो सबसे बढ़िया है। इसमें कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ इतना सा चेंज किया कि प्रॉफिट नहीं था, इसे प्रॉफिट नहीं निकाला क्योंकि कॉस्ट नहीं थी। कॉस्ट होती तो इसको प्रॉफिट ही निकालता, प्रॉफिट में से सारी कॉस्ट माइनस करता और नेट प्रॉफिट आता, लेकिन प्रॉफिट था ही नहीं, तो कॉस्ट से कंपेयर कर लिया कि इधर एक कॉस्ट लगेगी ये, एक कॉस्ट लगेगी ये, और एक कॉस्ट लगेगी ये, तो टोटल कॉस्ट लगेगी ये, इधर टोटल कॉस्ट लगेगी ये, और इधर टोटल कॉस्ट लगेगी ये। तो जिसमें सबसे कम लग रही है वो ये है। इसको कंपेयर करा इससे तो कितनी सेविंग हो गई? 11,000। इसको इससे कंपेयर करा तो कितनी सेविंग हो गई? 8,000। तो ज्यादा बढ़िया क्या है? ये वाला। आगे आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 12। फोटो ले लो इसका। भाई पॉज करना है यार, तू आगे बैठ जाती है आलसी, तू तो बैठा ही मत कर आगे।
एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज द सेल एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट और सेल को बढ़ाने के लिए जो स्ट्रैटेजी ये लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि एक कस्टमर है उसकी 10% रिस्क है नॉन पेमेंट की, मतलब वो पैसे नहीं देगा, इस बात की रिस्क कितनी है 10%। और उसको हम क्रेडिट देते हैं 1.5 मंथ की। कितनी क्रेडिट देते हैं? और सेल हमारी 1 लाख से बढ़ जाती है, मतलब 1 लाख से सेल बढ़ती है लेकिन 10% तो देता ही नहीं है साला, तो सेल बढ़ते ही 10,000 का नुकसान तो पहले ही चिपक जाता है हमें, ठीक है, क्योंकि 10% क्या है नॉन पेमेंट की रिस्क है। प्रोडक्शन के खर्चे हमारे 80% हो जाते हैं, तो 1 लाख में से 80,000 तो हमारे खर्चे हो गए, बचे 20 में से 10 वो खा जाएगा, बचे 10। अब उसमें 50% सरकार, देखो यार क्या 50% सरकार ले लेगी, ठीक है, तो बचे 5। अब कंपनी अगर ये पैसा बचा लेती और कहीं रिटर्न में लगाती तो 25% रिटर्न इनको मिल सकता था। तो आपको बताना है कि सेल्स मैनेजर का एक्सेप्ट करो, तो पहली फुर्सत में रिजेक्ट करो इसको, तो ठीक है, ओरली हो जाएगा ये तो। अब आगे कुछ अच्छा पूछा हो तो वो देखते हैं। कंप्यूट द डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट दैट कंपनी शुड विलिंग टू अज्यूम इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 30, 40 और 60। ये चीज बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसको समझना, इसका पहले क्वेश्चन समझना ही बहुत मेन है, सेकंड पार्ट लेकिन समझेंगे अभी, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसको सिंपल तरीके से। यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो बच्चों, इसमें मेरे पास सेल और कॉस्ट ऑफ सेल दोनों अवेलेबल है, तो इसको तो जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो पहले पर्टिकुलर, फिर मेरी प्रेजेंट पॉलिसी, फिर प्रपोज के अंदर जो भी उसने रिटर्न की रेट चेंज करी है वो देखेंगे अभी। पहले प्रेजेंट पॉलिसी, ठीक है। सेल्स कितनी है मेरी? 1 लाख। और कुछ है भी तो नहीं डेटा, इंक्रीमेंटल से ही चलूंगा, कुछ और थोड़ी है मेरे पास। 1 लाख की सेल है बस, उस कस्टमर के ही तो लिए रिव्यू करके बताना है कि उसको मैं सेल करूं कि ना करूं। अब उसको सेल करता हूं, मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आती है? 80,000। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना बचता है? अब लेस उसमें से बैड डेब्ट्स, वो कितने हैं? 10%। तो वो हो गए कितने? 10,000। यार कल से मार्कर को रिफिल रखा करो यार। दूसरी क्लास मैं को तुम्हें कुछ बोलूं तो मुझे ही काम बता दिया, यहीं रख दो, ये कर दो, क्यों नहीं कि हाँ सर ठीक है, मान लेंगे आपकी बात। उनसे लड़ो ना सर, उनको वाली क्लास चाहिए वापस। हाँ, उनको ये बोल दूं कि ये तो 1 महीने के लिए इनको दे दो अभी 1 लाख। तुम लोग क्या, एक तो उनसे जीते अलग नहीं, डमशा मेरी नाक कटा देते हो तुम। क्रिकेट में भी हार गए, उसमें भी हार गए, सब चीज़ों में हार जाते हो। जीतना सब कुछ है, ठीक है। इंडिया से पूछ, फाइनल में आके बड़े कम हारने में क्या होता है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ? 10,000। अब इसमें से लेस करो तुम टैक्स। अब बैड डेब्ट्स, बार बार बैड डेब्ट्स करते रहे हैं, खेलते रहे बैड डेब्ट्स, सो तो के ऊपर बैड डेब्ट्स। टैक्स कितना है? 50%, तो 5,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा? ठीक है, अपने जैसा कोई होता तो यहाँ से ही आगे नहीं बढ़ता। 5 में क्या सेल करेंगे? 5,000। बट स्टिल अभी इसको फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और माइनस करनी है अभी तो लेस करो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस बार मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल अवेलेबल है, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 80। और रिटर्न कितना है मेरा? 25%। और दिन कितने हैं? 1.5 महीना है, तो 1.5 लेना। और अब महीना है तो फिर नाटक ही नहीं है, 365 और 360 का महीना है यहाँ तो 1.5/12 2500। अभी भी कुछ तो बच ही रहा है। अब इसको क्या बोलूँ मैं? नेट प्रॉफिट, नेट बेनिफिट। ये बात, नेट बेनिफिट कितना होगा? तो ये प्रोजेक्ट मुझे एक्सेप्ट करना, 1 रुपया भी बच रहा हो तो फिर मैंने तो सब कुछ तो माइनस कर लिया, फिर भी स्टिल 2,500 तो बच ही रहे। उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसिडर कर दिया मैंने कि अगर ये मुझे 1.5 महीने जल्दी दे देता पैसे, तो मेरे जो 80,000 रुपये इसमें लगे हैं, इसको माल बनाने में मेरे 80,000 रुपये लगे, वो 80,000 रुपये का माल में ना बनाता तो वो 80,000 रुपये में कहीं डालता, 25% उस पर मिलता 1.5 महीने के लिए, तो वो मुझे 2,500 रुपये मिलते बस।
ये तो मुझे 5 दे रहा है, उसमें से वो 2.5 भी हटा लूं मैं तो भी मेरा तो 2.5 बच ही रहा है, तो मुझे ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, यही तो हुआ इसका मतलब। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है? यही तो मतलब होता है कि अगर मैं तुम्हें सेल ना करूं तो वो पैसा जो कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि प्रॉफिट तो मुझे ही आएगा वापस, तो जो कॉस्ट मेरी लगी है वो एक तरीके से लगी है, वो पैसा तुम मुझे 1.5 महीने बाद दोगे। ठीक है, वैसे तो तुम मुझे 1.5 महीने बाद पूरे 1 लाख ही दे दोगे, लेकिन मैं तो मान रहा हूं मेरा तो 80 था ना उसमें, तो वो 80 अगर मैं कहीं लगा देता 1.5 महीने के लिए तो मुझे 25% रिटर्न मिलता। तो 25% रिटर्न 1.5 महीने के हिसाब से कितना होता? 2,500 रुपए। वो मेरे लग गए। क्या हो गया भाई, तो ऐसे क्यों देख रहा है? यही तो होगा। ये पैसा आप कहीं पे लगा देते तो आपको 2,500 रुपए मिलते, वो 2,500 रुपए भी आपके गए, तो भी अगर मैं 5 में से वो 2.5 भी हटा लूँ, उसको भी कंसिडर कर लूँ, स्टिल मेरे पास 2.5 तो बची, तो मुझे ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना। अब इसको अगर कोई और प्रपोजल से भी मैं मिलाता तो उससे भी ज्यादा आता तो फिर वो एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे भी और कोई ज्यादा आता तो वो एक्सेप्ट करना चाहिए। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है वो देखो, कंप्यूट द डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट को क्या मैं बैड डेट्स बोल दूं? रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट मतलब क्या? अंडरलाइन करो। बैड डेट्स बताओ जितना अपन विलिंग टू अज्यूम कि भैया इतना तो अपन सह लेंगे, अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 30 हो जाए, 40 हो जाए या 60 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, 3 बार सॉल्व होगा, एक बार 30 लेके एक बार 40 लेके। तो देखो मेरा ये बैड डेट्स आता था 10, उसे मैं मान लूँ x, बाकी इंफॉर्मेशन तो सेम रहेगी। फिर ये आ जाएगा 20 माइनस एक्स, फिर इसमें से सॉरी ये 20 माइनस एक्स इधर आएगा, फिर उसमें से 50% टैक्स जाएगा तो वो एक आएगा, फिर उसमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो मेरे को पता ही है, क्योंकि 80,000 तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल लगनी है, 25% भी मेरा लगना ही लगना है, और 1.5 महीना भी मेरा लगना ही लगना है। तो यहाँ पे बस क्या होगा, 25% लेके 30 लेके करना, एक बार 40 लेके करना, एक बार 60 लेके करना, तो ये एक अमाउंट आएगा और इक्विलेट करके ये आएगा तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। उससे मेरे को बैड डेट्स पता चल जाएंगे, बैड डेट्स पता चलेंगे, परसेंटेज पता नहीं चलेगा। फिर जो भी बैड डेट्स आएंगे उसको मैं सेल से डिवाइड कर दूंगा तो परसेंटेज भी पता चल जाएगा। तो इतना बैड डेट्स का रिस्क में बियर करने को तैयार हूं, इतना रिस्क में बियर करने को तैयार। करें इसको सॉल्व। तो सबसे पहले केस 1 में सॉल्व करते हैं। यहां तक की इक्वेशन को मैं सेम ले रहा हूं क्योंकि बैड डेट्स यहां से शुरू हो रहा है, तो यहां तक तो सब सेम है। तो मैं इसको ऐसे लेता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस बैड डेट्स माइनस बैड डेट्स, ठीक है, माइनस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अब इधर देखो मेरे पास 20 तो इधर बच ही रहे हैं, कितने बच रहे हैं? बैड डेट्स मुझे नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, माइनस होगा 50% टैक्स, क्या होगा? तो इसका ही 50% लेना है, ठीक है, तो 20,000 का 50% 10,000 और x का 50%, ठीक है, तो जी 0.5x, सॉरी, ठीक है। अब आप सीधा ही माइनस कर दो, ठीक है, और ये बचेगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये बचना चाहिए आपका 10,000 0.5x, ठीक है, और ये मेरा बराबर होगा किसके? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के। किसके बराबर होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के। और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे को कैसे निकालनी है? 80,000 इंटू, पहली बार में रेट कितनी लेनी है? 30% इंटू महीने को नीचे है ना, तो 1.5 महीना, तो ये आएगा कितना? 80,000 का 24,000, 3,000 आएगा। तो 10,000 माइनस 0.5x इज इक्वल टू 3,000 आया ना, तो x की वैल्यू कितनी आई? तो इतना बैड डेट्स का रिस्क में बियर करने को तैयार हूं, और इसको परसेंटेज ऑफ बैड डेट्स निकालूंगा, तो 14,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100। एक बार देख लो, ऐसा बोला है बेटा उसने कि हाउ मच कंप्यूट द डिग्री ऑफ नॉन पेमेंट दैट कंपनी शुड बी विलिंग टू अज्यूम, कि इतना अपन देने को तैयार है मैक्स टू मैक्स, के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर 30 हो, 40 हो और 50 हो। तो मतलब क्या होता कि अगर ये पैसा मैं कहीं दे देता तो मेरे को इतने मिलते 3,000। तो अब आपका बैड डेट्स हटाने के पास मेरे पास कम से कम 3,000 तो बचने चाहिए, ठीक है।
उतना मतलब उतना मैं रिस्क बियर करने को तैयार हूँ, क्योंकि बेड डेप्थ हटाने के बाद 3 बचेंगे ना, तो अपॉर्चुनिटी भी 3 आई है, तो 3 में से 3 जाएगा तो मैं ब्रेक इवन अचीव कर लूंगा, तो उतना बेड डेप्थ का रिस्क मैं बियर करने को तैयार हूँ। उसके बाद तो मैं माइनस में चला जाऊंगा, तो उतना बेड डेप्थ का रिस्क लेने को तैयार नहीं हूँ। जैसे इस स्टेटमेंट में इस फिगर को रख के देखो और क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बेड डेप्थ 14 रखूँ, बाकी सब सेम है, तो 1 लाख में से 80 गए 20, 20 में से 14 गए 6, 6 में से 50% टैक्स दे दूंगा 3, तो यहाँ बचे मेरे पास 3, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी मेरे 3 ही लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैं 25 की जगह 30% लूंगा, तो 80 का 30% 1.5 करूंगा 3000 आएगा, और 3 में से 3 जाएगा 0 आ जाएगा, तो मैं ब्रेक इवन हूँ। तो उतना बेड डेप्थ का रिस्क करने को मैं तैयार हूँ, क्योंकि उसमें मेरा प्रॉफिट नहीं आ रहा लेकिन लॉस भी नहीं आ रहा। उसके ऊपर अगर बेड डेप्थ हुए तो फिर मेरा तो लॉस आ जाएगा, तो फिर वो सही नहीं है। अब ये इसी तरीके से 3 बार सोल्व हो जाएगा, तो ये 2 बार कैलकुलेटर पे कर लो अब सोल्व, ये इक्वेशन तो सेम रहेगी। इस बार रेट 30 की जगह कितना ले लो, तो 80 का 40 सोल्व करोगे 4 आएगा, फिर ये इधर आएगा 4 माइनस होगा उधर, तो सब सोल्व करोगे कितना आएगा 12 का। सेकंड का आंसर कितना आएगा 12,000 आएगा। और ऐसे ही थर्ड में आपका रेट लेना है कितना 60%, तो 80 का 60% 24, और सॉल्व करोगे कितना आएगा 8,000, और फिर सॉल्व करो 8 ही बता रहे हो 8,000, ठीक है 8%, ठीक है। तो ये 12,000 है तो परसेंटेज में आ गया 12, और ये 8,000 है तो परसेंटेज में आ गया 8। अब 1 मिनट रुक जाना, अभी फोटो ले लेना, उसको भी ऐसे ही रख के देख लो कि अगर दूसरे वाले केस में 12 आता है तो ऊपर का तो सेम रहेगा, 1 लाख की सेल 80 की कॉस्ट 20, 20 में से 12 के बेड डेप्थ हो गए 8, 50% का टैक्स दे दूंगा तो 4, और इधर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मेरी 4 ही आई, क्योंकि 80 का 25 के कितना ले लूंगा मैं 30%, और 1.5 महीना सेम है, तो 4 में से 4 जाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके अगले वाले केस में 8 लूंगा, तो 20 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 12, 12 का 50% 6, 6 में से 6 गए 6, और इधर सॉल्व करूंगा तो कितने आएंगे 6,000 ही आएगा, तो 6 में से 6 गए 0, ठीक है, क्योंकि इस बार रेट कितनी लेनी है 40%। एक ही तरह का 3 क्वेश्चन हो गया। हाँ सर पहले 25% से अगर 30% पे गए रेट पे, तो ये बेड डेप्थ का रेट 10 से 14 हो गया, आगे जाने में कम क्यों हो गया? इससे कोई रिलेशन थोड़ी है इनका, क्या रिलेशन है इनका, कोई रिलेशन नहीं, दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तो ये मतलब होता है कि जो सेल में तुम्हें कर रहा हूं उसके ऊपर जो मेरी कॉस्ट लग रही है वो तो हमेशा ही 80 लग रही है, और वो 80 को अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करता तो मुझे 25% मिलता, 30% मिलता कि 40% मिलता। इसका बेड डेप्थ से क्या रिश्ता है, कुछ भी नहीं है। तो ये बड़े कम हो, वो बड़े ये कम हो, क्या मतलब है इनका, मतलब वही निकल रहा है ना, तो जितना ज्यादा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी उतना ज्यादा अपन बेड डेप्थ ज्यादा ले सकते हैं, मतलब बेड डेप्थ ज्यादा अपन बियर कर सकते हैं। क्यों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 लाना ना आंसर। यार तेरे को हर चीज में कुछ ना कुछ मतलब, इसमें क्या मतलब है, इसका तो कोई लिंक ही नहीं है आपस में। बेड डेप्थ का रिस्क होता है कलेक्शन पीरियड को बढ़ाने या कम करने से, या क्रेडिट सेल को बढ़ाने या कम करने से, कि अगर तू क्रेडिट सेल बढ़ाएगा तो बेड डेप्थ का रिस्क बढ़ जाएगा, कलेक्शन पीरियड कम करेगा तो बेड डेप्थ का रिस्क कम हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि अगर मैं तुम्हें सेल ही ना करता तो ये जो पैसा मेरा बच जाता इसको मैं कहीं पे निवेश कर देता और उससे मुझे 25%, 30%, 40% रिटर्न मिलता, तो इसका बेड डेप्थ से कोई लेना देना ही नहीं है भाई, ठीक है। और ये रेट इसने बस 3 बार क्यों दिए हम लोगों को कि 3 बार सॉल्व करवा लिया इसने हमसे एक सेम पैटर्न का क्वेश्चन, बस। बाकी ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि इसके बढ़ने से एक बार कम होगा या एक बार ये बढ़ेगा इसके, क्योंकि वो क्या पढ़ते हो तुम, कोरिलेशन, कोरिलेशन। तो कोई दो चीजों में कोरिलेशन देखने के लिए, ठीक है, लिंक्ड होनी चाहिए ना वो चीज। एक होता है कौन सा कि भाई कोरिलेशन होता है, पॉजिटिव बोलते हैं उसको शायद, और नेगेटिव होता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कोई रिलेशन दो चीजों में होता ही नहीं, तो ये नेगेटिव है, इसमें कोई कोरिलेशन है ही, ठीक है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट 13 स्लो पेयर्स। ये देखो स्लो पेयर्स है जो हमारे रेगुलर कस्टमर है, ठीक है कौन ये स्लो पेयर्स, ठीक है। तो ये स्लो पेयर्स तो हमारे कस्टमर है, और हम कौन है, गुड डीलर्स, हम अच्छे डीलर है, और वो स्लो है। अब स्लो है तो पैसे स्लो देंगे ये लोग, तो फॉर एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट इन्होंने कहा है कि हमें क्रेडिट का एक्सटेंशन दो, और इन्होंने परफॉर्मेंस को एनालाइज करके बताया ये लोग पैसे कैसे देंगे। 30 दिन के एंड में 15% दे देंगे जितने का भी बिल होगा,
60 दिन के एंड में 34% देंगे, फिर 90 दिन के एंड में 30% देंगे, और 100 दिन के एंड में हमें 20% देंगे। तो 15 और 34 और 30 64 और 15 79 और 20 99, और बचा हुआ 1% ये नहीं देंगे, वो बैड डेप्स। मतलब जितनी भी सेल करूंगा उसका 1% तो बैड डेप्स हो जाएगा। स्लो पेयर्स ने कहा है कि भाई हमें 15 लाख का ठेका दो, तुम कितने का प्रोजेक्ट दो, वो 15 लाख को ये ऐसे रुला के देंगे, 15% फिर 34% फिर 30%, लेकिन दे देंगे, 1% तो नहीं देंगे। लेकिन फिर इनकी जो कस्टमर की प्राइस हो 150 रुपये अंडरलाइन करो, और प्रॉफिट 5 रुपये का है। चलो इस बार प्राइस प्रॉफिट वगैरह दे रखे हैं, 150 रुपये प्राइस है और प्रॉफिट कितना है 5 रुपये। एंटीसिपेटेड है कि ये लोग अगर ये कस्टमर लेंगे, ये वाला काम लेंगे हाथ में, तो इसमें रिकरिंग खर्चा और होगा 5000 का। क्या होगा एक्स्ट्रा पे, अंडरलाइन करो एक्स्ट्रा पे, एक्स्ट्रा होगा ये, मतलब वो 150 रुपये में से 5 का प्रॉफिट होगा, तो 145 रुपये में ये 5000 इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये मालूम है, क्योंकि ये बोल रहा है सेल करता है 150 में और प्रॉफिट होता है 5 रुपये का, तो इनकी जो रेगुलर कॉस्ट लगती है वो 145 रुपये लगती है, लेकिन इसको देंगे तो 5000 रुपये एक्स्ट्रा भी लगेंगे, तभी तो एक्स्ट्रा का मतलब एक्स्ट्रा हुआ। ठीक है, एक्स्ट्रा। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर ये पैसा मैं कहीं लगाऊं तो मुझे कितना मिलेगा, 24% मिलेगा। इस बार देखो मरे ने साफ साफ बोला है 365 दिन लेने हैं। कितने लेने हैं, देंगे 365 दिन बोले तो, ठीक है, नहीं बोलता तो 360 ले रहा है, मतलब इसी उल्टा चल रहा है। समझे तुम कि ये नहीं बोला था तो इसने 360 लिया, इस बार बोला है इसलिए 365 ही लेगा ये। तो क्या इसको भी रूल बना लिया जाए, ठीक है, कि दिनों को भी चेंज कर चुके हैं अब ये, ठीक है, कुछ भी मत लिखना, ठीक है, तू तो 180 ले ले, नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 13, तुम तो 365 ही लेना, नोट 365 का डालना तुम तो, ठीक है, याद रह जाए तो मैं रिसीवेबल का क्वेश्चन है 360 लेता था ये हर बार, ठीक है, तो अलग बात है, बट ऐसे तो कोई ऐसे थोड़ी याद आएगा कि 360 ले लूँ मैं, बोलेगा तो ही याद आएगा 360। अभी रेशो में हम लोगों को डेज की कैलकुलेशन जने कितनी बार करनी पड़ेगी, कलेक्शन पीरियड निकालना है, पेमेंट पीरियड निकालना है, हर जगह पे डेज आएंगे, हर चीज़ डेज में निकलेगी, तो रेशो में भी डेज आएंगे, तो वहाँ थोड़ी 365 की जगह मैं अपने आप 360 ले लूँगा, ठीक है। तो तुम तो एक रूल फिक्स रखो, ठीक है, 365 ही लेना है, नोट डालना है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या होता है कि फिर वो क्वेश्चन का पूरा आंसर बिगड़ जाता है, फिर पूरी फ्रेमिंग पॉइंट में भी कुछ फर्क आता है, तो फिर पूरा चेंज होता है। फिर हम जब कभी पढ़ने बैठे वीडियो देखी तो अलग, क्या ये 360 क्यों ले लिए सर ने, इस चक्कर में वो सिमेट्री बिठाने के चक्कर में, ठीक है। चलो आगे, 24% का हमारा रेट है भाई, मेरी बात सुनो, इसको तो नॉर्मली सॉल्व करूँ मैं, ठीक है, बस इसमें एक ट्विस्ट क्या आएगा, मेरी तरफ देखो, जब मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालता था तो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अलग अलग कैलकुलेशन होंगी, बस कि पहले 30 दिन के हिसाब से एक अमाउंट आएगा, फिर 60 दिन के हिसाब से, फिर 90 दिन के हिसाब से, फिर उन सब पे रेट तो वही लगेगी, तो वो वर्किंग नोट एक अलग बनेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब वो जो प्रॉफिट आएगा मेरा 5 रुपए बच रहे मेरे पास इस प्रोजेक्ट से, सिर्फ 5 रुपए, अब उसमें से वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करके अगर कुछ बच गया गलती से तो मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो प्राइम ऑफ ऐसी देखने पे ये लग रहा है ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। 1% तो वैसे ही बैड डेप्स हो जाएगा, 150 में से 5 रुपए सारे गिनती के बच रहे हैं, और वो पैसा भी रुला रुला के देगा, तो वो पैसा मैं कहीं लगाता तो मेरे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आती। चलो बनाते इसको वही अपने वाले तरीके से। सेल्स कितनी सेल्स है, 15 लाख लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, यही होगा। अब देखो मेरी तरफ देखो, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगी, ये 15 लाख जो है ना, ये 150 की वैल्यू है, तो 145 की कितनी वैल्यू है, कितना आया, एग्जैक्ट आ रहा है, बढ़िया। सबसे थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ता है, तीनों में इंक नहीं है। अब रिकरिंग कॉस्ट, ठीक, गरीबी यहाँ देखने को मिलती है ना मेरे को, 5000, ठीक है, रिकरिंग कॉस्ट कितनी 5000, तो उस हिसाब से मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट 14,55,000। पूनम भी कुछ बोली, ए और ये बी, और इसको दे देते हैं ए प्लस बी, ठीक है पूनम।
ये हो गया टोटल कॉस्ट। फिर टाइम वेस्ट करोगे तुम लोग, ले भरवाई ला यार, और पॉज कर दो। मामना नहीं, चलो 15 लाख और 14,55,000 की कॉस्ट हटाओ, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई तुम्हारी? टोटल कॉस्ट मतलब 14,55,000, उसमें से हटाओगे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मेरी बात सुनो, बेड डेप्स की रिस्क भी है ना इसमें, तो वो भी लेस करो टोटल कॉस्ट। ये तो टोटल कॉस्ट मैंने, मेरी बात सुनो, ये टोटल कॉस्ट मैंने अलग इसलिए करी है क्योंकि इसके ऊपर मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलेगी, तो इसको अलग करना था मुझे। ठीक है, अब इसको तुम सेल को 1 दे दो, बहुत बढ़िया रिफिल कराया बेटा ये, ठीक है, कुछ चमक रहा है बिल्कुल। अब बाकी की कॉस्ट लेते हैं, वो क्या? बेड डेप्स। बेड डेप्स कितनी है? 15 लाख का 1% जो आएगा कितना? 15,000। इसको थर्ड दे देता हूं, और इसके बाद आएगी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक बार देख लो इसमें कोई कलेक्शन एक्सपेंस वगैरह ऐसी कोई चीज, ठीक है, एक बार ऊपर से नजर फेर लो जल्दी जल्दी। गुड रिपेयर तुम्हारी एसेस, फिर पैटर्न था पेमेंट का, फिर 15 लाख मैंने ले ली, 150 मैंने ले लिया, 5 मैंने ले लिया, 5,000 मैंने ले लिया, 24% मेरे को अभी लेना बाकी है 365। सारी फिगरों को देख लिया मैंने, कुछ भी छुपा नहीं है। तो ये मेरी सेल है, ये मेरी टोटल कॉस्ट है, ये मेरी बेड डेप्स है, और ये मेरी 4th नंबर पे क्या है, ये मैं निकालूंगा अभी। ये मैं कर देता हूं एज पर वर्किंग नोट 1, एक ही वर्किंग नोट बनेगा। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं, प्लीज 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 यहां देखना। सबसे पहले मेरे पास मात्र 30 दिन में जो पैसा आएगा वो 15% आएगा, तो 15% ऑफ सेल। तो मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज, तो कॉस्ट ऑफ सेल का भी 15% ही लूंगा, तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल है 14,55,000, इसका 15% मेरे पास आएगा। तो वो 15% अगर मेरे पास जल्दी आ जाता तो मैं उसे कहीं लगा देता, उस पर मेरा रिटर्न कितना मिलता? 24%, लेकिन मिलता सिर्फ 30 दिन के लिए, तो 30/365 कितना आएगा? 4,305। ये पैसा मेरा उलझ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। प्लीज सामने देखते रहना। अब सेकेंड वाला जो मेरा इंस्टॉलमेंट आएगा वो 15 के बाद कितना आएगा? 34% आएगा। तो वो पैसा भी अगर मेरे पास जल्दी आ जाता, 14,55,000 का 34% मेरा उलझा हुआ है। ठीक है, 34% उलझा हुआ है। कॉस्ट लूंगा, कॉस्ट सेल नहीं लूंगा। 34% पैसा मेरे पास जल्दी आ जाता। बोल बोल के करना, लॉजिक समझ में आना चाहिए, चल क्या रहा है ये पैसे का 34% अगर मेरे पास जल्दी आ जाता तो मैं उसे कहीं लगा देता तो कितना मिलता? लेकिन जिंदगी भर के लिए थोड़ी मिलता, बस 60 दिन के लिए, क्योंकि 60 दिन में तो वो भी मुझे पैसे दे देगा, 60 दिन में तो वो भी दे देगा मुझे पैसे। तो 60 दिन की मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान 19,517। ठीक है, डाउट है बेटा? 1 मिनट रुक जाए, करा लेने। थर्ड 34 के बाद 30% ऑफ सेल्स, फिर 14,55,000। अगर 30% पैसा वो मुझे अभी दे देता तो 30% पैसा मैं कहीं लगा देता, उस पे मुझे कितना मिलता? क्योंकि वो 90 दिन बाद देगा, तो 90 दिन तो मेरा कितना नुकसान हो गया? 800 और 20% भी है ना अभी। फोर्थ, अब 20% ऑफ सेल्स, 14,55,000 का 20% मेरे पास आ जाता, कहीं लगा देता, 24% मिलते। कितने दिन के लिए? ये 100 दिन बाद देगा मेरा, 100 दिन बाद देगा ये वाला पैसा। ये तो पूरा ही नचा दिया इसने तो। 30 दिन, 60, 90, 180, 6 महीने, और ये तो कितना नचा दिया इसने? 19,134। अब तुम्हें समझ में आया इसका नाम स्लो पेयर्स क्यों है? तो ये मेरी कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान कर देगा? बेड डेप्स हो गया, वो तो आएगा ही नहीं। आ रहा हूं अभी, उसके ऊपर आ रहा हूं। ये लो पहले 68 7। ठीक है, कई बार तो ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेता है, समझ नहीं आता। तू कार्तिकी है ना? 68 और ये इतने प्यार से गर्दन हिलाई है पिक्चर ने। अभी रीजन सुनना, अपने आप को थप्पड़ भी मारना एक बार। फिर
अब नेट प्रॉफिट कितना बचेगा? सेल तो मेरी 1 है, -2 मेरी ये वाली कॉस्ट, -3 मेरी ये वाली कॉस्ट और -4 मेरी ये वाली कॉस्ट, सब कॉस्ट ही कॉस्ट है। कितना बचेगा? 38,787। नुकसान ही होगा ना, नुकसान ही होगा और क्या होगा? देख लो एक बार, फाइनल आंसर चेक करो जल्दी, इसे कैसे भी क्या हो बस फाइनल आंसर चेक कर लो। 38,787 का मेरे को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। अब इसके सवाल का जवाब कि 1% भी अगर मेरे को पहले मिल जाता तो वो भी मैं कहीं लेता, तो मैंने 1% को तो पूरा ही कॉस्ट मान लिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या मानूंगा? वो 1% तो डूब ही गया मेरा। 15 लाख का 1% होता है 15,000, मैंने 15,000 को पूरी कॉस्ट मान ली, तो उसकी क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानूं? उसको तो पूरा ही मैंने नुकसान माना है, क्योंकि तो पूरा ही डूब गया। ठीक है, जो पैसा लेट आता है उसको कहीं लगाता, जो पैसा आया ही नहीं वो तो पूरा ही डूब गया। तो 15,000 को तो मैंने पूरी कॉस्ट मान ली है। चलो ये हो गया, फोटो ले लो प्यार से। बेटा पतली हो जाएगी। वैसे तो मैंने तुम्हें 14 होमवर्क में दिया था, क्योंकि मैंने इतना देखने के बाद बस एक मिला मुझे तुम्हें होमवर्क में देने को कि ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, तो ये भी सिर्फ 2 बच्चों ने किया, उसमें से एक बच्चे का एक डाउट है जो जेन्युइन भी है। ठीक है, तो अब ये करो, गलती से थोड़ी बात मान लो, अगर कर लो इसको तो सुन लो। अब इसमें जो डाउट है तो कर ही लो तुम, तो हो ही जाएगा, कैलकुलेटर पे हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14, 52,000 यूनिट्स है मेरी। कितनी यूनिट है? और 52 हफ्ते हैं, मतलब वीक में होगी कैलकुलेशन। रॉ मटेरियल 400 रुपये का है। कितने का है? और लेबर, अरे वेजेस तुम्हारी 150 रुपये की है। और ओवरहेड तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग वाले जो ओवरहेड है वो 200 रुपये के हैं, और सेलिंग वाले ओवरहेड तुम्हारे 100 रुपये के। तो 300, 450 और 400 तुम्हारे हो गए 850। कितने हो गए? 850। और सेलिंग प्राइस तुम्हारी 1000 रुपये है। सेलिंग प्राइस कितनी है तुम्हारी? 1000 रुपये है। अब बोला है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड 4 हफ्ते रहते हैं। कितने हफ्ते रहते हैं? 4 वीक। WIP 4 हफ्ते रहते हैं। कितने हफ्ते? डेटर 8 हफ्ते रहते हैं। कितने हफ्ते? और क्रेडिटर को हम 4 हफ्ते देते हैं। कितने हफ्ते? और मिनिमम कैश बैलेंस हमारा 50,000 रहेगा। और डेटर को इस बार किस पे वैल्यू करना है? क्वेश्चन के साथ लड़ाई नहीं करनी। अब खुद बोल रहा है सेलिंग प्राइस, तो फिर किस पे लेंगे? ये नहीं होता, इजीएस्ट क्वेश्चन है, हो जाएगा। अब इसमें एक गलती करिए तो सॉल्यूशन ही निकाल लो इसका सीधे, और उसमें से ही समझा देता हूं तुम्हें। मैं तुम्हें पहले यहाँ डिटेल लिख देता हूँ। रॉ मटेरियल का पीरियड है 4 हफ्ते, फिनिश गुड का है 4 हफ्ते, और WIP का है 4 हफ्ते, WIP भी 4 हफ्ते, और डेटर का है 8 हफ्ते, और क्रेडिटर का है 4 हफ्ते। एक बार क्वेश्चन निकालो और क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ो। ये नई फॉर्म तो नहीं है ना? वर्किंग कैपिटल टू फाइनेंस द एक्टिविटी, कुछ भी नहीं बोला ऐसा। नई फॉर्म नहीं होती तो हम उसका ओपनिंग क्लोजिंग सेम मानते हैं, और क्रेडिटर निकालते वक्त जो मटेरियल कंज्यूम आएगा वही हम लोग परचेज मान लेंगे। ये रूल बनाया हुआ है। अगर ये इसमें भी लग गया, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, तो बस फिर ये रूल एकदम फुल एंड फाइनल है, कोई दिक्कत नहीं है। निकालो आंसर, निकालो फटाफट आंसर निकालो, और कैलकुलेटर हाथ में लो, कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इसे कॉस्ट शीट बनाइए। जबरदस्ती हर क्वेश्चन में कॉस्ट शीट बना देता है, पूछे ना ताचे। ठीक है, तुम मत बनाना जा फालतू में। क्या मतलब है? हमें तो वर्किंग कैपिटल बनाना है। ठीक है, और कंफ्यूज होते हैं उससे। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में तो हम मटेरियल ही लेते हैं, तो हमारी यूनिट है 52,000, और हमारा रॉ मटेरियल 400 का है, और 4 हफ्ते तक उलझा रहता है। तो 4/52, 52 से 52 कट गया 16 लाख। आंसर में चेक करो, 16 लाख आ रहा है, आ रहा है। अब सेकेंड, स्टॉक ऑफ WIP। सेकेंड नंबर पे क्या लेता हूं मैं? सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो। रॉ WIP में जनरल रूल, रॉ मटेरियल पूरा, वेजेस ओवरहेड आधे। रॉ मटेरियल पूरा, वेजेस ओवरहेड आधे। तो ये रॉ मटेरियल तो लूंगा, ये वेजेस भी लूंगा, ये वाली ये नहीं लूंगा क्योंकि ये सेलिंग वाली है, ये मैन्युफैक्चरिंग की है। लेकिन ये दोनों कैसे लूंगा? आधे लूंगा। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे 52,000 इंटू 400, ये तो पूरा, फिर 52,000 इंटू 200 और 150 कितने होते हैं? 350। ये लूंगा मैं आधे, 50%, ब्रैकेट क्लोज, और इंटू 4/52, क्योंकि WIP। एक बार चेक कर लो इसको, ये भी सही है, ये भी सही है। अब तीसरे नंबर पे आएगा स्टॉक ऑफ
फिनिश गुड। यहाँ खेला है ब्लंडर और भयंकर वाला, इसने सेलिंग को भी इसमें ले लिया है। तो इसके हिसाब से इसने पूरी कॉस्ट ले ली, 200, 150, 350, 750, 850 और 950। तो 52,000 इंटू 950 करो, 52,000 टोटल 850, सॉरी 52,000 इंटू 850 करो और इंटू 4 हफ्ते उलझा रहता है फिनिश गुड। ये रहा फिनिश गुड भी 4 हफ्ते है, 4/50 44 लाख, 34 लाख। इसका भी ये आ रहा है 34 लाख। और हम लेते कैसे? अब ये तो 100% गलत है, 100% गलत, ठीक है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। सेलिंग तो आ ही नहीं सकता किसी भी हालत में, तीनों लेंगे हम। तो हमारे हिसाब से फिनिश गुड आएगा 52,000 इंटू 750 इंटू 4/52। तो इसका आया कितना और हमारा आया कितना? 30। स्टार मार्क करके बस ये चीज चेंज कर लो उसमें। अब इसमें कॉस्ट शीट बनाने की अभी तक तुम्हें कोई जरूरत महसूस हुई तो जबरदस्ती कॉस्ट शीट बनाई थी, कोई मतलब नहीं है कॉस्ट शीट का। एक क्वेश्चन जो तुम्हें कराया था ना उसमें बोला था स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाओ, तो मैंने यहां बनाई थी, बाकी मैंने किसी क्वेश्चन में नहीं बनाई है। बिना बनाए आराम से आंसर आ जाता है। बस ये क्लोजिंग ओपनिंग वाली पिक्चर याद रखना, ये हर क्वेश्चन में फिट बैठी है, ठीक है। और अब ये ऐसे ही रहेगी। ये अच्छा हुआ कि ये चीज क्लिक कर गई बहुत सही समय पर, ठीक है, अगले बैच में भी काम आएगी, ठीक है। ये आ गया स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब एक और देखो, डेटर तो किस पे लेने हैं? तो 52,000 इंटू सेलिंग प्राइस वही 1000 है और डेटर उलझे रहते हैं 8 हफ्ते। तो 8/52, 52 से 52 कट गया, 80 लाख आएगा। इसका भी 80 लाख है। और क्रेडिटर में हम लोग सीधा परचेज पे ले लेंगे, क्लोजिंग ओपनिंग का कोई एडजस्टमेंट, क्योंकि एग्जिस्टिंग फर्म है। क्या है? तो क्रेडिटर भी डायरेक्ट आ जाएंगे। 52,000 इंटू क्रेडिटर मेरा 400 रुपए का है, इंटू क्रेडिटर कितने? 4 हफ्ते रहता, ले रहा हूं 4 हफ्ते रहते हैं। तो 52 से 52 कट गए, ये कितना आएगा? 16 लाख। और बीच में कैश गिवन था कितना? 50,000। तो ये सबको टोटल करके इसमें से 16 लाख माइनस कर देना, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी आपकी। क्या आ जाएगी? 1,37,50,000 इसकी, लेकिन हमारी 4 लाख कम आएगी, तो हमारी आएगी 1,33,50,000। एक बच्चे को क्लियर है? ये चैप्टर समाप्त हुआ। 14 अनसोल्ड प्लस 18 इलस्ट्रेशन, 32 क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर में किए हैं पूरे, ठीक है। धन्यवाद। बंद कर दो भाई। हाँ बजाओ बजाओ बजाओ।